हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं सीयूईटी के आपको लिए मैंने उस दिन आरसी डिस्कस किया था, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एंटोनीम सिनोनिम्स के बेस पे होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है छोटे से, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द ऑप्शन क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके सीयूईटी के एग्जाम में आने वाले होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें क्या रहा है कि भाई जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है उससे जो बहुत ज्यादा नजदीक यानी क्लोजेस्ट मीनिंग में है, हमें वो जो है वर्ड इसमें से सॉर्ट आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, यानी सेम मीनिंग वाले। द मूवी स्टार्स बायोग्राफी इज अ ग्लॉसी साइकोफेंटिक पोर्ट्रेयल। अब ये जो वर्ड है ना, द मूवी स्टार्स बायोग्राफी इज अ ग्लॉसी साइकोपेंटिक पोर्ट्रेयल, साइकोपेंटिक पोर्ट्रेयल है, ये बता रहे हैं। अब ये साइकोपेंटिक वर्ड पे थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है ये वर्ड, है ना। जो मूवी में जो स्टार है यानी जो भी उसका एक्टर है उसकी जो बायोग्राफी है, उसकी बायोग्राफी में स्टार का जो पोर्ट्रेयल किया गया है वो काफी ग्लॉसी है और साइकोफेंटिक है। साइकोफेंटिक वर्ड अगर आपने फ्लेमिंगो बुक पढ़ी होगी, जिसमें आपने पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने सुब्बू के बारे में पढ़ा होता। तो सुब्बू के बारे में एक वर्ड यूज हुआ था कि साइको जो था, वो जो था सुब्बू, ही वॉज साइकोफेंटिक। ठीक है, वो साइकोफेंटिक था, वो साइकोफेंट था। तो मैं उसमें ये है कि वो जो सुब्बू था वो बॉस को फ्लैटरी करता था, यानी उनकी चापलूसी करता था। तो अगर आपने कहीं भी वो वर्ड अपने माइंड में रखा होगा तो आप फौरन इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब साइकोफेंटिक वर्टेल का मीनिंग यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहे हैं कावर्डली। कावर्डली का मतलब जो कायरता को शो करे, वो तो नहीं होगा। डोमिनियरिंग यानी जो डोमिनेटिंग हो, वो पोर्ट्रेयल, वो भी नहीं होगा फिर, क्योंकि हमें उसी की सेम मीनिंग लेनी है। फ्लैटरिंग यहाँ पे वर्ड आ गया। फ्लैटरिंग का मीनिंग होता है चापलूसी करना, फ्लैटरी करना। तो यानी जाहिर सी बात है हमारा सही ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला होगा, फ्लैटरिंग। ठीक है, इंसोलेंट पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पता चल गया है कि साइकोफ्रेंटिक और फ्लैटरिंग जो है दे आर सेम इन द मीनिंग। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर रीड आउटेबल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे सिनोनिम, पहले हमें ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, पूछ क्या रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है। तो सिनोनिम का मतलब पता ही कि सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो रीड आउटेबल जो है इस ऑप्शन में दिया है, इसका सेम मीनिंग में क्या होगा, फ्लिम्जी, परप्लेक्सिंग, फॉर्मिडेबल या वॉल्युबल। रीड आउटेबल का मीनिंग होता है जो बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो। रीड आउटेबल का मीनिंग ये है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ फ्लिम्जी, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये बताया था रीड आउटेबल। तो रीड आउटेबल में फ्लिम्जी तो उससे कोई मैचिंग है नहीं। परप्लेक्सिंग का मतलब वही परप्लेक्स कर देना, किसी को मतलब परेशान कर देना, वो भी नहीं है। तो फॉर्मिडेबल है। वॉल्युबल जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे रीड आउटेबल का जो मीनिंग आपका आएगा फॉर्मिडेबल से होगा। फॉर्मिडेबल यानी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो। तो रीड आउटेबल हैज हैविंग द सेम मीनिंग एज द वर्ड फॉर्मिडेबल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर सलन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे एंटोनिम चूज करना है सलन के लिए। सलन का मतलब अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, सलन थोड़ा बोरिंग है ना, थोड़ा उदास, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई एंटोनिम देखना है, तो मोरोस तो सेम मीनिंग में लगभग हो जाएगा, रेटिसेंट भी। टिमिड मतलब कायर। जीनियल, जीनियल का मतलब होता है जॉयस, जॉयफुल, खुशनुमा, हैप्पी। तो यानी सलन का जस्ट अपोजिट आपका आएगा जीनियल। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स। अब आप जब ये पेपर देंगे सीयूईटी का तो आप देखेंगे जो रीअरेंज वाले क्वेश्चन है वो अक्सर आते हैं, है ना, वो जरूर आएंगे। तो इस पे थोड़ा सा हमें देखना है। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, करेक्ट सीक्वेंस में इनको हम अरेंज करेंगे। उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं ये। पहला ऑप्शन दे रहे हैं आर इन बॉर्न बट अवर। तो आर कहाँ से पहले आ गया, यानी ये तो शुरू में होगा ही होगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्नड। अवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट। परसेप्शंस ऑफ स्मेल्स द मेन। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई शुरू कहाँ से करें हम। पहला वाला हो नहीं सकता, ये हो सकता था थोड़ा सा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्न, ये भी थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है यहाँ से शुरू करना। अब है हमारा अवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट।
परसेप्शंस ऑफ स्मेल्स द मेन, ये हो नहीं सकता, डी वाला कहीं से लगेंगे लगी, यहाँ से शुरू हो सकता है, हम इस पे चलेंगे सी वाले पे। अवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट होते हैं उसमें जो हमारा जवाब होता है आर टेस्ट परसेप्शन, ये यहाँ से हो नहीं सकता क्योंकि इसकी कोई मैचिंग ही नहीं है। अवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट परसेप्शन, नो, डी नहीं हो सकता सी के बाद। ठीक है, अब हम आएंगे, अगर हम सी से शुरू करने की बात कर रहे हैं तो हम इन ऑप्शंस को देख लेते पहले। पहले ऑप्शन में बी है, दूसरे ऑप्शन में ए है पहले, तो यानी ये हो नहीं सकता, तो सी पे देखेंगे थर्ड और फोर्थ। सी के बाद कह रहे हैं बी, अवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट, फोर्थ वाले में है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्न, या फिर हम ये देख लें सी के बाद ए वाला, अवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट आर इनबॉर्न, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं बेसिक टेस्ट को, वो इनबॉर्न होते हैं, यानी वो पैदाइशी होते हैं, हमारे इनबिल्ट होते हैं, तो यानी हम सी ए वाले पे चलेंगे फिर। अब ये थर्ड वाला, ठीक है, आर इनबॉर्न बट अवर, डी पे आएंगे, परसेप्शंस ऑफ, बट अवर परसेप्शंस ऑफ स्मेल्स, है ना, जो स्मेल्स के परसेप्शन होते हैं लेकिन हमारे, द मेन, डी के बाद बी, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्न्ड, है ना, ये वाला आपका तीसरा वाला जो है वो सही होगा, सी ए डी बी। सी का मतलब यहां से शुरू करेंगे, अवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट आर इनबॉर्न बट अवर परसेप्शंस ऑफ स्मेल्स, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्न्ड। कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं, इनबॉर्न होती हैं, और बाकी जो चीजें बता रहा है वो लर्न की जाती हैं, यानी ये आपका सही ऑप्शन है थर्ड, सी ए डी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अब हम उसको देखते हैं, थोड़ा सा इसमें हमको माइंड लगाना पड़ेगा। मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद देयर डेफिनेशन इन लिस्ट 2, कुछ वर्ड्स दिए हुए यहाँ पे, उनकी डेफिनेशन यहाँ दी हैं लिस्ट 2 में, अब इनको मैच करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें से हमको देखना है कि थियोक्रेसी दे रखा है, थियोक्रेसी, मेगालोमोनिया दे रखा है, एपोथेक्री दे रखा है, एंटीक्वेरियन दे रखा है। अब हमको एक वर्ड इसमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। अगर आपने 11th में इंग्लिश पढ़ी होगी, इंग्लिश में एक चैप्टर है 11th में, तूतनखामुन वाला, किंग टूट्स एंटीक्विटी पढ़ा होगा, ठीक है, तो एंटीक्वेरियन उसी से मिलता जुलता वर्ड है, तो हम पहले उस पर चले जाते हैं। एंटीक्वेरियन, वन वो कीप्स ड्रग्स, नहीं ड्रग्स की तो बात नहीं है, वन वो कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्टिक वर्क्स फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट, वो इंसान जो कुछ कलेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट्स को स्टडीज करता है, कुछ आर्टिस्टिक वर्क को स्टडीज करता है जो कि पास्ट में थे, बहुत ज्यादा पुराने थे, पुरातत्व यानी कि, तो ये एंटीक्वेरियन डी से मैच हो जाएगा सेकंड, यानी डी का तो 2 है, कंफर्म है ये, तो डी का 2 कहाँ कहाँ है देख लेते हैं, थर्ड में है और फर्स्ट में है डी का 2, अभी इन्हीं दोनों में से जहां तक है होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद थियोक्रेसी, थियोक्रेसी, थियोलॉजी एक वर्ड होता है, थियोलॉजी, थियोलॉजी का जो वो जो होता है ना वर्ड, उसका मीनिंग जो है वो कुछ गॉड से रिलेटेड होता है, थियोलॉजी गॉड, है ना, स्क्रिप्चर्स, धार्मिक चीजों से रिलेशन होता है उसका, तो थियोक्रेसी भी जो है हमारा जो आएगा उसकी मैचिंग हो जाएगी, ड्रग्स वाले से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, 2 से तो हमने देख ही लिया है, यहाँ दिन दोनों में से हो सकता है, अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस और रिलीजियस लीडर्स, यानी रिलीजियस की बात, गाइडेंस की बात इसमें हो रही है, डिवाइन गाइडेंस की बात हो रही है, यानी दैवीय गाइडेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा थियोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस और रिलीजियस लीडर्स, यानी एक ऐसी सरकार जो डिवाइन गाइडेंस से होती है ना, और जो या फिर जो धार्मिक नेता होते हैं उनसे गवर्न होती है, यानी थर्ड वाला हमारा सही ऑप्शन है पहले का, ए का थर्ड देख ली किसमें, ए का थर्ड, डी का 2, यानी पहला ऑप्शन कहीं ना कहीं सही जा रहा है। फिर हम आएंगे बी पे, बी का फोर्थ बता रहे हैं, मेगैलोमोनिया, मेगैलोमोनिया किससे हो गएगा आपका, बी का फोर्थ से, अ मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ वंस पावर, इंपॉर्टेंस और गॉडलीनेस, मतलब एक ऐसा डिल्यूजन जिसमें अपने, एक इंसान अपने आप को ही बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है ना, अपने अंदर गॉडलीनेस ले आता है, तो ये हो जाएगा, है ना, एक मतलब एक डिसबिलीफ सा, एक इल्यूजन होना कि भैया मैं ठीक हूँ, तो मेगालोमोनिया इसी से मैच हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट हमारा है एपोथेकेरी, एपोथेकेरी जो सी वाला आपका है, ये मैच हो जाएगा आपके फर्स्ट वाले से, वन वो कीप्स ड्रग्स, जो ड्रग्स रखता है, दवाइयां रखता है बेचने के लिए, और प्रेस्क्रिप्शन पुटअप करता है, जो दवाइयों के पर्चे होते हैं ना, प्रेस्क्रिप्शन उनको पुटअप करता है, तो ये एपोथेकेरी उसी से मिल जाएगा, क्योंकि पैथोलॉजी इस तरीके के वर्ड आपने मेडिकल लाइन में देखने को मिलते हैं, तो यानी यहाँ पे हमारी इससे मैचिंग हो जाएगी एपोथेकेरी की, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो चूज करना है। 3 ऑप्शन जो है वो आपके इरेलीवेंट है, वो करेक्ट नहीं है। आई स्मॉल बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के बीच में कोई छोटा सा कुछ क्रिएट हुआ होगा। इट एंडेड अप एज अ ग्रुप फाइट, और ये कैसे खत्म हो गया, एक ग्रुप फाइट के तौर पे आगे बढ़ गया उसका, वैसे हो गया ये, ठीक है। 2 बच्चों के बीच में क्या शुरू हुआ, मैच शुरू हुआ क्या, या कोई कॉन्टेस्ट शुरू हुआ, या कोई रेस शुरू हुई? ना तो कोई रेस होगी, ना कोई कॉन्टेस्ट होगा, ना कोई मैच होगा, बल्कि अल्टरकेशन होगा। अल्टरकेशन का मतलब विवाद, ठीक है, तकरार। दोनों के बीच में तकरार शुरू हुई और उसके बाद वो एक ग्रुप फाइट में बदल गई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द राइट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो फ्रेजेस हैं इनको सीक्वेंस में लाना है। तो हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। पहला है फॉर 7 आवर्स बट वॉज हार्डली, यहाँ से तो शुरू हो ही नहीं सकता। फॉर 7 आवर्स ये कोई सेंटेंस शुरू होगा, यहाँ से हो ही नहीं सकता, ए से तो शुरू हो नहीं सकता, ठीक है। अब यानी कि आपका ए से पहला शुरू हो रहा है और ये फोर्थ शुरू हो रहा है, यानी आप इनको तो एलिमिनेट कर ही दो। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन, यहां से भी नहीं लग रहा है। एबल टू डिसाइड हु द मर्डरर वाज, ये भी नहीं लग रहा है। शी वर्कड ऑन द केस, शी वर्कड ऑन द केस से आपका जो है ऑप्शन हो सकता है। शी वर्कड ऑन द केस यानी किसी केस पे वो काम कर रही थी, यहां से आपका सेंटेंस शुरू होगा, यानी कि डी से शुरू होगा। आप डी वाले ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है, तीसरा है और दूसरा है। शी वर्कड ऑन द केस for 7 hours but was hardly able to decide who the murderer was because of the absence of any motivation. This is the correct sequence. She worked on the case यानी D हो गया आपका। for 7 hours 7 घंटे से काम कर रही थी, A हो गया। लेकिन hardly but was hardly able to decide, लेकिन वो डिसाइड कर नहीं पा रही थी कि मर्डरर कौन है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन, क्योंकि कोई मोटिवेशन था ही नहीं जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा, DACB। ओके, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ये भी उसी तरीके का है कि आपको मीनिंग पता होनी चाहिए तो आप कर सकते हो। देखिए क्या कह रहा है, द कैंडिडेट एश्योर द इंटरव्यूअर्स दैट द डिप इन हर ग्रेड्स। कैंडिडेट ने इंटरव्यूअर को ये एश्योर किया कि उसके जो ग्रेड्स थे वो कम हो गए ड्यूरिंग हर सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर के दौरान उसके ग्रेड्स जो थे, मार्क्स जो थे वो कम हो गए। वॉज सेकेंड सेमेस्टर वॉज एंड क्या था, सिंस शी हैड ऑलवेज बीन अ टॉप स्कोरर इन द फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप स्कोरर रही थी। तो सेकेंड जो उसका सेमेस्टर हुआ उसके जो उसमें ग्रेड्स थे वो डिप हो गए, कम हो गए। उसने इंटरव्यूअर को बताया क्यों कम हो गए, क्योंकि वो क्या था, वॉज एंड वो क्या थी, एक गलती थी, भूल थी, क्या थी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए, एलाई, एडेज, अबेटमेंट, एनॉमली। एनॉमली था, ठीक है, एनॉमली था क्योंकि वो भूल थी, गलती थी, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई थी। एनॉमली आपने एक लीगल वर्ड है सुना होगा, एनॉमली, है ना। तो जिसमें ये होता है कोई भूल हो गई, एनॉमली, उसका एनॉमली की वजह से कुछ वहां पे लीगल लैंग्वेज में ये भी कहते हैं कि एनॉमली देना पड़ता है ना। तो ये जो एनॉमली वर्ड है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और एलाई, अटैच और ये अबेटमेंट नहीं होगा। अब यही बता रहा है कैंडिडेट जो था उसने इंटरव्यूअर को ये बताया कि उसके मार्क्स जो थे वो कम हो गए सेकेंड सेमेस्टर में, है ना। वो एक एनॉमली थी, वो एक भूल थी, वो एक गलती थी, क्योंकि वो हमेशा से क्या थी, फर्स्ट सेमेस्टर में हमेशा वो टॉप स्कोरर थी। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो आगे हम फिर ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।